हेलो फ्रेंड्स, करियर यूपीएससी प्लेटफॉर्म पर 5 जून 2025 के द हिंदू न्यूज़पेपर की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। 5 जून को हर साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। इससे रिलेटेड कई सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं आज के न्यूज़पेपर में। तो पहला आर्टिकल डिस्कस करने वाला है जो वो है एक्सपोजोमिक्स फॉर बेटर एनवायरमेंटल हेल्थ। ये आर्टिकल देखिए एक नए टर्म के बारे में बात करता है। टर्म एक्चुअली नया नहीं है, लेकिन न्यूज़पेपर में ये रिसेंटली ही डिस्कस हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है ये टर्म है एक्सपोजोमिक्स। ठीक है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक्सपोज एंड इकोनॉमिक्स। ओके, सो ये आर्टिकल बेसिकली बात करता है कि इन्वायरमेंटल रिलेटेड हेल्थ रिस्क किस तरीके से काम करते हैं बॉडी के अगेंस्ट, और इनका क्या मॉनिटरी इफेक्ट होता है पर्सन के ऊपर और इकोनॉमी के ऊपर, और किस तरीके से इनको मैनेज किया जा सकता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस आर्टिकल की इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया अभी, एक्सपोजोमिक्स का मीनिंग क्या है। ठीक है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है आज। तो ये आर्टिकल हाईलाइट करता है ग्रोइंग इनविजिबिलिटी ऑफ एनवायरनमेंटल हैजर्ड्स लाइक माइक्रोप्लास्टिक्स, केमिकल्स, फिजिकल एजेंट्स इन एयर, वाटर एंड लिविंग एनवायरनमेंट्स। तो ये आर्टिकल बात तो करता है कि भाई एनवायरमेंटल हैजार्ड्स तो हैं, लाइक माइक्रोप्लास्टिक आप सभी जानते होंगे, 5 मिलीमीटर से छोटे जितने भी प्लास्टिक होते हैं उन सबको माइक्रोप्लास्टिक कहते हैं। केमिकल्स, जो हार्मफुल केमिकल्स हैं जो इंडस्ट्री और इवन नॉर्मल एनवायरनमेंट में अवेलेबल हैं, वो जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये हार्मफुल है, ठीक, हार्मफुल केमिकल है। फिजिकल एजेंट्स इन एयर, वाटर एंड लिविंग एनवायरनमेंट। फिजिकल एजेंट्स जैसे ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो फिजिकली हम देख सकते हैं उनको, जैसे एग्जांपल्स लें तो पेस्टिसाइड्स। ठीक है, पेस्टिसाइड्स हो गया। उसके बाद में पर्टिकुलेट मैटर 2.5, 10। तो ऐसे एनवायरमेंटल हैजर्ड्स जो ये बढ़ते जा रहे हैं लिविंग एनवायरनमेंट में। इंडिया ग्लोबल एनवायरमेंटल डिजीज़ बर्डन का टोटल 25% बर्डन कैरी करता है। ग्लोबली जितनी एनवायरमेंटल रिलेटेड डिजीज़ेस होती हैं उनका 25% लगभग इंडिया में ही होता है, जिनको सिर्फ एनवायरनमेंट को रेक्टिफाई करके ठीक किया जा सकता है। अब एक्सपोजोम का कंसेप्ट क्या है? इट इज़ इंस्पायर्ड बाय ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, जीनोम आप जानते हैं कि जो डीएनए होता है उसके अंदर एक जेनेटिक कोड होता है, उसके हम सीक्वेंसिंग करते हैं, उसको कहते हैं जीनोम। तो इंस्पायर्ड बाय द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट विच हैड लिमिटेड प्रोडिक्टिव पावर फॉर कॉमन डिजीजेस। एक्सपोजोम क्या है कि ये बात करता है रिगार्डिंग ऑल एक्सपोजर्स। ठीक है, ऑल एक्सपोजर्स, केमिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल, इवन साइकोलॉजिकल एक्सपोजर्स। साइकोलॉजिकल एक्सपोजर्स जैसे हीट वेव वगैरह से आप कितना साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होते हो। दूसरा, अगर कोई बीमारी शरीर में हो जाती है तो उसका भी तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, और भी कई तरीके के साइकोलॉजिकल एक्सपोजर्स हो सकते हैं। साइकोलॉजिकल एक्सपोजर्स फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ, इनके ऊपर ये बात करता है एक्सपोजोम जो है। फिर है इट सीक्स टू एक्सप्लेन हाउ एनवायरमेंटल फैक्टर्स इंटरेक्ट विद जेनेटिक्स, डाइट एंड लाइफस्टाइल, एपिजेनेटिक्स, सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स किस तरीके से जेनेटिक्स, डाइट एंड लाइफस्टाइल, एपिजेनेटिक्स एंड सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। देखिए, डाइट एंड लाइफस्टाइल, अब एनवायरनमेंट कैसे डाइट एंड लाइफस्टाइल को चेंज करता है। अब देखिए, जहाँ पर सर्दी होती है ना, जहाँ कोल्ड होता है, वहाँ ज़्यादातर लोग गर्म चीज़ें, हॉट चीज़ें खाना पसंद करते हैं, जैसे कॉफ़ी, टी वगैरह वहाँ ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। दूसरी बात, फिर हाई इन फैट्स, ठीक है, हाई इन फैट्स, इस तरीके के फूड्स ज़्यादा खाए जाते हैं जो जहाँ पर कोल्ड रीजन्स हैं। तो अब ये फैट्स जो हैं, ऑल दो दे आर नेसेसरी फॉर रेजिंग बॉडी टेम्परेचर, बट दे आर ऑल्सो कॉजिंग विसरल फैट। ठीक है, विसरल फैट डिपोजिशन इन ऑन द ऑर्गन्स इनसाइड द बॉडी। अभी विसरल फैट की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, उसकी वजह से हाइपरटेंशन जैसी बीमारी हो सकती है, और फैटी लिवर होता है तो फैटी लिवर डिजीज़ हो सकती है। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब जैसे जेनेटिक्स पे बात कर लें कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स लॉन्ग टर्म में किस तरीके से ह्यूमन जीन्स को चेंज कर देता है। ठीक है, अब जो लोग आप जानते हैं कि लद्दाख जैसे एरिया में रहते हैं, ठीक है, उनमें एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है कि उनकी जो आरबीसीज होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, दे आर, उनका साइज़ जो होता है दैट इज़ लार्ज कंपेयर टू नॉर्मल ह्यूमन बींग लिविंग ऑन ए नॉर्मल ऑल्टीट्यूड। ठीक है, हमारे जो प्लेन एरिया में जो ह्यूमन बींग्स हम रह रहे हैं उनके मुकाबले लद्दाख के लोगों में आरबीसीज ज़्यादा होंगी, उनके नोस्ट्रल्स बड़े होंगे, उनका आरबीसीज का साइज़ बड़ा होगा। ठीक है, जिससे कि वो वहाँ पर अडेप्ट कर पाए हैं वहाँ के क्लाइमेट में रहने के लिए। तो इस तरीके से जेनेटिक्स भी चेंज हो जाते हैं। अब लद्दाख का कोई पर्सन अगर प्लेन एरिया के किसी पर्सन से शादी करके अपने ऑफस्प्रिंग्स पैदा करता है तो उस ऑफस्प्रिंग में, उस बच्चे में भी लद्दाख के पर्सन के जेनेटिक ट्रेट्स आ जाएंगे। देखिए, सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ कैसे होते हैं। सोशल डिटर्मिनेंट हो गया जैसे जेंडर। ठीक है,
जेंडर, आप जानते हैं मेल और फीमेल के लिए हेल्थ रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं, ठीक है। दूसरी बात आ गई एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन। आप सोशल एनवायरनमेंट भी एक चीज़ होता है, सिर्फ ये हवा पानी यही एनवायरनमेंट नहीं होता है, सोशल एनवायरनमेंट भी होता है। अब किसी ऐसी सोसाइटी का अगर आप पार्ट हैं, अगर कोई मान लीजिए फीमेल है और किसी ऐसी सोसाइटी का पार्ट है जो घोर पैट्रियार्कल है और जहाँ पर उसकी एजुकेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाता है, तो बहुत सारी डिजीज़ ऐसी होंगी जिनके बारे में वो अनअवेयर रह जाती हैं, जो सिर्फ एक प्रिकॉशन से ठीक हो सकती थी। जैसे मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जो होते हैं, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर अगर क्लीनलीनेस, हाइजीन न बरता जाए तो बहुत सारी डिजीज़ फीमेल्स को हो सकती हैं। तो ये सोशल एनवायरनमेंट ऑफ हेल्थ है जैसे, और इसमें इकोनॉमी भी आता है, ठीक है। इकोनॉमी का आपके पास पैसा कितना है, आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, हेल्थ जो रिस्क है उसको झेलने के लिए, उस हिसाब से पर्सन की जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उनका बर्डन अफेक्ट होता है। अगर आपके पास पैसा है ठीक ठाक तो आप उनको ट्रीट कर ले जाएंगे। जैसे डायबिटीज़ है, ठीक है, डायबिटीज़ हो गया, अब किसी के पास पैसे हैं तो इसको ट्रीट कर लेगा, अदरवाइज़ वो घरेलू नुस्खों पे जिंदा रहते अगर रहेगा। टीवी है, ठीक है, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, अब वो अगर पैसा होगा तो अर्ली ट्रीटमेंट, अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा, अर्ली ट्रीटमेंट हो जाएगा, ठीक है। कैंसर है, इन सब में पैसा लगता है। फिर ये आर्टिकल बात करता है आगे एनवायरमेंटल डिजीज़ बर्डन के ऊपर। इन इंडिया ऑक्यूपेशनल एंड एनवायरमेंटल हेल्थ रिस्क, ऑक्यूपेशनल एंड एनवायरमेंटल हेल्थ रिस्क कॉज नियरली 3 मिलियन डेथ्स। ऑक्यूपेशनल देखिए जहाँ पर आप काम कर रहे हैं और वहाँ पर एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है, इसकी वजह से लगभग 30 लाख मौतें होती हैं एंड कंट्रीब्यूट टू 50% ऑफ बर्डन फ्रॉम मेजर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। मेजर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो गया जैसे डायबिटीज़ हो गया, ठीक है, और हाइपरटेंशन हो गया, उसके बाद में फिर फैटी लिवर डिजीज़ हो गई, उसके बाद में फिर आ जाइए कैंसर हो गया। ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जो कम्युनिकेट नहीं हो सकती हैं, पर्सन टू पर्सन नहीं फैलती हैं, ठीक है। फिर बात करता है लेड एक्सपोजर की। अब देखिए लेड एक्सपोजर ज़्यादा होने से जो मेंटल एबिलिटी है वो कम हो जाता है, तो इसकी वजह से क्या है कि ग्लोबली लगभग 20% IQ जो लोगों का है, टोटल IQ, ठीक है, 20% ऑफ द IQ लॉस हो जाता है इन चिल्ड्रन अंडर 5 लेड एक्सपोजर की वजह से। मतलब बच्चों का दिमाग जो है वो कम हो जाता है, मेंटल एबिलिटी कम हो जाती है। एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स इंटरेक्ट इन कॉम्प्लेक्स वेज, ठीक है, एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर कॉम्प्लेक्स वेज में इंटरेक्ट करते हैं। मेटाबॉलिक विद मेटाबॉलिक, ठीक है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर और हाई फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज। गर्मी होगी तो हाई ब्लड प्रेशर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एंड बिहेवियरल रिस्क फैक्टर्स जैसे स्मोकिंग एंड अनहेल्दी डाइट्स। ठंडे इलाकों में ज़्यादातर लोग पीपल टेंड टू स्मोक मोर एंड ईट अनहेल्दी डाइट्स एज वेल एज सोशो इकोनॉमिक स्टेटस टू प्रोड्यूस ए हेल्थ इम्पैक्ट। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स, मेटाबॉलिक, बिहेवियर रिस्क फैक्टर्स एंड सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से कॉम्प्लेक्स वेज में रिएक्ट करते हैं पर्सन के साथ। फाइनली क्लाइमेट चेंज कैन मैग्नीफाई हैजर्ड। क्लाइमेट चेंज जो हैजर्ड्स हैं उनको तो और ज़्यादा मैग्नीफाई कर देता है, ठीक है, बाई मल्टीपल एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स सच एज हीट, एयर पोल्यूशन, वेक्टर बोर्न डिजीजेस। अब देखिए गर्मी ज़्यादा होगी तो वेक्टर बोर्न डिजीजेस लाइक मलेरिया, डेंगू ये बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। स्टॉर्म्स, फ्लडिंग, वाइल्ड फायर। फिर क्लाइमेट चेंज में रिड्यूस क्रॉप यील्ड्स, रिड्यूस एग्रीकल्चरल वर्कर प्रोडक्टिविटी, डिसरप्ट फूड सिक्योरिटी, अफेक्ट फूड सप्लाई चेन्स, ठीक है, डिप्रेशन, एंजाइटी एंड अदर मेंटल हेल्थ आउटकम्स ड्रिवन बाई both ecological concerns and direct health impacts of climate sensitive environmental risk factors such as fine particulate matter are also important to consider, ठीक है। तो ये आर्टिकल बात करता था एक्सपोजोमिक्स के बारे में। एक्सपोजोमिक्स हमने डिस्कस कर लिया क्या होता है, इट इज़ ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स, ठीक है। बात करते हैं अगले आर्टिकल की। अब देखिए अगला आर्टिकल बात करता है बायो हैप्पीनेस के बारे में। अब देखिए बायो हैप्पीनेस क्या होती है और किस तरीके से ये अचीव किया जा सकती है और इसके पैरामीटर्स क्या क्या हैं, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बायो हैप्पीनेस में इसका संधि विच्छेद करें तो बायो एंड हैप्पीनेस। बायो मीन्स लिविंग थिंग्स और हैप्पीनेस मीन्स हैप्पीनेस। लिविंग थिंग्स किस तरीके से हैप्पीनेस बाई मीन्स ऑफ लिविंग थिंग्स अचीव कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बेसिकली आर्टिकल बात करता है डाइट के ऊपर, ठीक है, डाइट एंड हेल्थ प्रैक्टिसेस के ऊपर। तो डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो सबसे पहले आर्टिकल कहता है कि इंडिया की बायोडाइवर्सिटी देखिए बहुत है। अच्छा, ये बायो हैप्पीनेस सिर्फ ह्यूमंस के ऊपर, ह्यूमंस की नहीं है, ये सब की है, ठीक है, एनिमल्स, प्लांट्स। एक जो बायोस्फीयर है ना, बायोस्फीयर में जो जो लिविंग एंटिटीज़ हैं उन सब के बारे में ये बात करता है। तो ये आर्टिकल कहता है कि इंडिया की बायोडाइवर्सिटी कमाल की है। इंडिया के पास 2% ऑफ ग्लोबल लैंड है। इट होल्ड्स नियरली 8% ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी एंड इज अमंग 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज, ठीक है, ये बात तो हमको पता है स्टैटिक में। इट्स फॉरेस्ट प्रोवाइड इकोसिस्टम सर्विसेज। अब देखिए इकोसिस्टम सर्विसेज चार होती है मेनली, प्रोविजनिंग, प्रोविजनिंग मतलब खाना पीना, सपोर्टिंग मीन्स सपोर्ट करना एयर वगैरह ये सब के लिए,
रेगुलेटिंग मीन्स टेम्परेचर, क्लाइमेट को रेगुलेट करना, एंड कल्चरल मीन्स कल्चरल क्रिएटिविटी, रिक्रिएशन, ठीक है। तो फॉरेस्ट जो है इकोसिस्टम सर्विसेज देते हैं ओवर 130 ट्रिलियन एनुअली, ठीक है, सपोर्टिंग रूरल लाइवलीहुड्स। इकोसिस्टम सर्विसेज की वैल्यू लगभग इतनी आंकी जाती है। हाउएवर बायोडाइवर्सिटी लॉस होने की वजह से जीडीपी ग्रोथ हैम्पर होती है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। इसका फुल पोटेंशियल रियलाइज़ करने से हम चूक जाते हैं। ग्लोबल फूड सिस्टम्स रिलाई हैविली ऑन जस्ट 3 क्रॉप्स। कौन सी क्रॉप्स? राइस, व्हीट एंड मक्का, मेज, विच सप्लाई 50% ऑफ प्लांट्स बेस्ड कैलोरीज, ठीक है। ऑब्वियस है, हम सबको पता है। दिस ओवर डिपेंडेंस रिड्यूसेस बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। अब बायोडाइवर्सिटी देखिए कैसे रिड्यूस होती है। एक तो इन क्रॉप्स को उगाने के लिए हमें बहुत सारे जो वेजिटेशन है ऑलरेडी जो अवेलेबल है उसको क्लियर करना पड़ेगा, फील्ड्स बनाने पड़ेंगे। दूसरी बात, इन क्रॉप्स को जब उगाएंगे तो हम पर्टिकुलर टाइप ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स यूज करेंगे। इसकी वजह से क्या होगा कि जो फोना एंड फ्लोरा है उसका लॉस होगा। तीसरी बात, हम जब कल्टीवेशन करते हैं तो सॉइल का जो इकोसिस्टम है उसको डिस्टर्ब करते हैं। सॉइल टिलिंग होगी, ठीक है, उसको जोता जाएगा, उसमें तरह तरह के केमिकल्स ऐड होंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी खतरे में आती है। इट कॉजेज न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस। अब देखिए न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस कैसे होता है कि पहले हम मक्का, ज्वार, बाजरा और मटर वगैरह इस सब का भी खूब यूज करते थे। आप अपने ग्रैंडफादर से, इवन अपने फादर से भी पूछिएगा तो उनको भी पता होगा कि उनके जो बचपन का टाइम था उस समय जो रोटियां खाते थे वो किसकी खाते थे। वो कहेंगे कि गेहूँ तो रिश्तेदारों के आने पर ही गेहूँ की रोटी बनती थी। हम तो मोस्टली बाजरा, ज्वार, मक्का इसी तरह की रोटियां खाते थे। अब इनको क्या कहते हैं? मिलेट्स, ठीक है। अब मिलेट्स आप जानते हैं कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनमें काफ़ी रिच होती हैं। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ये राइस, व्हीट एंड मेज में नहीं मिलते हैं। इनमें बेसिकली क्या है? कार्बोहाइड्रेट है और हल्का सा प्रोटीन है और थोड़ा बहुत 1-2 विटामिन्स होते हैं। लेकिन मिलेट्स हो गया, जैसे चना हो गया, बाजरा हो गया, ठीक है, ज्वार हो गया, इनमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अच्छी खासी क्वांटिटी में होते हैं। अब हम इनको मिलेट्स को कंज्यूम करना बंद कर चुके हैं, सिर्फ 3 फसलों पर ही हम डिपेंडेंट हैं। तो इसकी वजह से क्या है कि न्यूट्रिशनल जो इम्बैलेंस है वो क्रिएट हो रहा है। इसकी वजह से डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी जिस तरह की चीज़ें भी बढ़ रही हैं। अब देखिए ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये और ज़्यादा बढ़ जाती हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्योंकि एक तो ऑलरेडी हम मिलेट्स कंज्यूम करना कम कर चुके हैं, हमारी बॉडी में ऑलरेडी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है। आपने एक टर्म सुना होगा, हिडन हंगर, ठीक है। हिडन हंगर क्या होता है? हिडन हंगर होता है डेफिशिएंसी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन बॉडी, ठीक है। तो ऑलरेडी हमें हिडन हंगर है। दूसरी बात, फिर जब क्लाइमेट चेंज हो जाएगी, क्लाइमेट चेंज की वजह से क्रॉप प्रोडक्शन वगैरह कम हो जाएगा और फूड सप्लाई चेन डिसरप्ट होती हैं, तो उसकी वजह से हिडन हंगर के साथ साथ हंगर की प्रॉब्लम भी बढ़ती है। मतलब जो फूड है क्वांटिटी वाइज वो भी कम हो जाता है, ठीक है। सो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस लाइक डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी आर राइजिंग एंड एग्रीकल्चरल गेन्स रिमेन अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। नेग्लेक्टेड एंड अंडर यूटिलाइज्ड स्पीसीज लाइक मिलेट्स, जैकफ्रूट देखिए काफ़ी न्यूट्रिशियस रिच होता है। यैम्स, इसको हिंदी में हाथी पाँव भी कहते हैं, यैम्स आर नाउ सीन एज अपॉर्चुनिटी क्रॉप्स ड्यू टू देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू, क्लाइमेट रेजिलियंस। ये मिलेट्स देखिए काफ़ी क्लाइमेट रेजिलियंट होते हैं, इनको पानी ना भी मिले तो 1-2 बार की बारिश में ही ये उग जाते हैं। एंड एडेप्टेबिलिटी टू लोकल कंडीशंस। अब देखिए क्रॉप्स एंड कम्युनिटीज़ की ये बात करता है आर्टिकल आगे। ये कहता है कि इंडियाज़ एक्शन प्लान अंडर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स एंड श्री अन्न योजना एम्ड टू बूस्ट मिलेट प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सपोर्ट्स एंड अवेयरनेस। स्टेट लेवल मिलेट मिशन चलाए जा रहे हैं, जैसे उड़ीसा के कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में। इसमें कम्युनिटी ड्रिवन मिलेट रिवाइवल को सपोर्ट किया जा रहा है। इसमें सीड्स बांटे गए हैं एक एरिया में, उसके बाद में उनको बोला गया कि इन्हें उगाइए, फिर उस फसल को एक प्री अग्रीड प्राइस पर खरीदा जाएगा। फिर है वेल फोकस हैज़ बीन ऑन रागी, ज्वार, बाजरा, एक्सपेंडिंग टू माइनर मिलेट्स एंड इंटीग्रेटिंग दैम इनटू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज की। हमें जो माइनर मिलेट्स हैं जैसे फिंगर मिलेट्स हो गया, ठीक है, तो इनके ऊपर तो देखिए फोकस है, लेकिन दूसरे जो मिलेट्स हैं जैसे फिंगर मिलेट हो गया और दूसरे भी मिलेट्स हैं जैसे किनो हो गया, तो इनको भी हमें फोकस करना चाहिए। फिर आर्टिकल बात करते हैं प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन के बारे में। ये कहता है कि प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन थे, उन्होंने सिर्फ ग्रीन रेवोल्यूशन का ही विजन नहीं देखा था, उन्होंने देखा था एवर ग्रीन रेवोल्यूशन का विजन, ठीक है। ये फोकस क्या करता है? इट फोकसेज ऑन इकोलॉजिकल बैलेंस एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी ओवर केमिकल इंटेंसिफिकेशन, ठीक है। ये फोकस है, एवर ग्रीन रेवोल्यूशन फोकस करता है ऑन इकोलॉजिकल बैलेंस एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। तो क्या हम इस एवरग्रीन रेवोल्यूशन के विजन को रियलाइज़ कर सकते हैं और जो एरा ऑफ बायो हैप्पीनेस है क्या हम उसको अचीव कर सकते हैं? ठीक है, इसके लिए हमें नेचुरल रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज करना होगा एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस अपनाने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है देखिए अगला आर्टिकल बात करता है हैज़ द एनवायरमेंटल क्राइसिस इन इंडिया एग्जेजरवेटेड। क्या इंडिया में एनवायरमेंटल क्राइसिस बढ़ गई है? ये आर्टिकल बेसिकली बात करता है कि एनवायरमेंटल क्राइसिस किस तरीके से पर्सिस्ट करती है इंडिया में
दूसरा कौन से इसके कारण हैं जो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं और उनकी वजह से एनवायरमेंटल क्राइसिस फर्दर बढ़ती ही जा रही है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं इसको। अब देखिए मेजर फैक्टर्स क्या हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं टू द एनवायरमेंटल क्राइसिस। ठीक है, सबसे पहला तो फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी। आज भी इंडिया की 70% जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो फॉसिल फ्यूल से हो रहा है। फिर है डिफॉरेस्टेशन एंड लैंड यूज़। अब देखिए लैंड को जैसे कमर्शियल लैंड में कन्वर्ट कर दिया जाता है फॉरेस्ट एरिया को, तो उसके लिए डिफॉरेस्टेशन होता है। एग्रीकल्चरल लैंड में उसको कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के बनाने के लिए किया जाता है, फिर माइंस वगैरह खोली जाती है, उसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है और बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है, सॉइल इरोजन जैसे एंड सॉइल डेजर्टिफिकेशन जैसी प्रॉब्लम्स उभर के आती हैं। फिर है एग्रीकल्चरल इंटेंसिफिकेशन। मोनोकल्चर की वजह से हैवी पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स का यूज करना पड़ता है, जिससे कि इकोलॉजिकल डैमेज होते हैं। और क्या क्या होता है, एक तो जो इकोसिस्टम है वहाँ का सॉइल का, वो देखिए बिगड़ जाता है पूरा, माइक्रोब्स वगैरह डैमेज हो जाते हैं। दूसरी बात यूट्रोफिकेशन, जैसी आपने यूट्रोफिकेशन, ठीक है, इस तरीके की एनवायरनमेंट में आपने प्रॉब्लम सुनी होगी, यूट्रोफिकेशन जैसी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, फिर है वेस्ट मैनेजमेंट। अब देखिए वेस्ट मैनेजमेंट इंडिया में बहुत ज़्यादा पुअर है। ठीक है, वेस्ट प्रोसेसिंग तो है ही नहीं, सेग्रीगेशन तो किसी को पड़ी ही नहीं है कि हम वेस्ट जनरेट कर रहे हैं तो हम एक ही बैग में सारा कुछ पूरा कपड़ा गीला से फंसा करके डाल देते हैं, उसको हम सेग्रीगेट भी नहीं करते हैं। अब हम सेग्रीगेट नहीं करते हैं तो वेस्ट रिसाइकलेबल बचता नहीं है, तो वो लैंडफिल में जाता है। अब वो लैंडफिल की वजह से बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं इन द सॉइल एंड एयर। ठीक है, अनट्रीटेड सीवेज की प्रॉब्लम है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स भी डायरेक्टली जो रनिंग रिवर्स हैं उनको उनमें डाल दिए जाते हैं, तो उसकी वजह से रिवर्स पॉल्यूट होती हैं। फिर है ओवर कंजम्पशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखिए जो कंज्यूमरिज्म है, राइजिंग कंज्यूमरिज्म है, इसकी वजह से ओवर कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ रहा है कंपनीज को, और उसकी वजह से एनवायरनमेंट में जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। इंडिया की पोजीशन क्या है, इंडिया का पर कैपिटा कार्बन फुटप्रिंट दैट इज़ 1.1 टन पर ईयर, मतलब एक पर्सन एक साल में लगभग 2 टन के आसपास CO2 का उत्सर्जन कर देता है एनवायरनमेंट में। बट इट इज़ फार लोअर देन डेवलप्ड इकोनॉमीज। डेवलप्ड इकोनॉमीज में 14.7 टन पर ईयर है। अब देखिए कार्बन फुटप्रिंट किन किन वजह से आता है, एक तो आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं उससे, आप जो फूड कंज्यूम करते हैं उससे, आप जो कपड़ा पहनते हैं उससे, आप जो मेडिसिन यूज करते हैं उसकी वजह से, मतलब इवन हर एक्टिविटी जो भी आप कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं कार्बन फुटप्रिंट आपका बढ़ रहा है। तो बी माइंडफुल ऑफ योर लाइफ स्टाइल, अडोप्ट ए लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट थीम। फिर देखिए अगला आर्टिकल है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS और इंडियाज़ क्लीन एनर्जी फ्यूचर के बारे में। यह है BESS इन इंडियाज़ क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। ये आर्टिकल बात करता है कि इंडिया में ऑल दो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस किया जा रहा है। ठीक है, बहुत ज़रूरी है, इंडिया का जो नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन है अंडर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट उसके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो रिन्यूएबल एनर्जी का पोटेंशियल है उसको पूरी तरह रियलाइज़ करने के लिए हमें बैटरी स्टोरेज सिस्टम पर भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए बैटरी स्टोरेज सिस्टम कहाँ का यूज़ हो सकता है, एक तो देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करेगा। इंडिया अभी भी बैटरी के लिए चाइना जैसे कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट है। ठीक है, चाइना ताइवान जैसे कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट है। अब बैटरी स्टोरेज सिस्टम अगर इंडिया में डेवलप होगा अच्छा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि एक तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोशन होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल अफोर्डेबल हो जाएंगे। ठीक है, उनकी बैटरी की रेंज ज़्यादा होगी तो लोगों की चॉइस उनकी तरफ ज़्यादा बढ़ेगी। दूसरी बात रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो देखिए रिलायबल नहीं होती है। कभी अब जैसे सोलर एनर्जी की बात करें तो कभी तो सूरज ज़्यादा होगा तो रिन्यूएबल एनर्जी ज़्यादा जनरेट हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा जनरेट हो जाएगी, लेकिन कभी सूरज कम होगा तो कम जनरेट होगी। अब जैसे दिन में तो सूरज होता है लेकिन रात को नहीं होता है, तो जो सोलर पावर प्लांट है वो दिन में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, इतनी ज़्यादा करेगा कि जितनी डिमांड है उससे ज़्यादा करेगा। तो अगर स्टोरेज सिस्टम नहीं है तो दिन की जो जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी है वो वेस्ट हो जाएगी, रात में वो सोलर पावर प्लांट आइडल बैठेगा, वो जनरेट नहीं कर पाएगा। तो अगर स्टोरेज सिस्टम है, अगर हम उस एनर्जी को कहीं ना कहीं स्टोर कर पाएँ, ठीक है, तो उस जो एक्स्ट्रा जनरेटेड एनर्जी है उसको हम यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग लेसर टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, और जैसे विंड एनर्जी है, अगर स्टॉर्म वगैरह जब भी आता है, तेज़ हवाएं चलती हैं तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, लेकिन कभी कभी हवाएं कम चलती हैं तो कम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, तो स्टोरेज सिस्टम बहुत ज़रूरी है। स्टोरेज सिस्टम जो है एनर्जी को जो ट्रायलेमा है, ठीक है, जैसे उसको अवॉइड करने में हेल्प करती है। जैसे अवेलेबिलिटी एनर्जी की बढ़ाएगी, एक्सेसिबिलिटी बढ़ाएगी, अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ाएगी एंड एनवायरमेंटल एक्सेप्टेबिलिटी भी बढ़ाएगी। रिन्यूएबल्स को अडॉप्ट करने में हेल्प करेगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 जो है इसको अचीव करने में हेल्प करेगी। ठीक है, चैलेंजेस हैं जैसे इंटरमिटेंट नेचर ऑफ रिन्यूएबल्स। ठीक है, अभी डिस्कस किया हमने कि रिन्यूएबल्स जो है इंटरमिटेंट नेचर के होते हैं, वो कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं कर सकते, तो उन चैलेंजेस को ओवरकम करती है। ये मैटर क्यों करती है, एक तो देखिए ग्रिड स्टेबलाइजेशन में हेल्प करेगी। आपके पास दिन में ज़्यादा जनरेशन है लेकिन डिमांड कम है, रात को भी डिमांड है लेकिन उस समय जनरेशन नहीं है, तो ग्रिड के ऊपर लोड ज़्यादा बढ़ जाएगा रात में, तो ग्रिड को स्टेबलाइज करेगी। पीक लोड मैनेजमेंट, इंटीग्रेशन ऑफ रिन्यूएबल्स इनटू द मेन ग्रिड, सपोर्ट फॉर डिसेंट्रलाइज्ड एनर्जी एंड माइक्रो ग्रिड्स।
लोअर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, ऑल दैट अच्छे अच्छे बेनिफिट हैं, देख लीजिएगा। इंडिया का BESS का गोल क्या है? इंडिया का टारगेट है टोटल नॉन फॉसिल फ्यूल पावर का 500 गीगावाट बाई 2030, ठीक है, जिसमें से कि 2018 गीगावाट हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। अब BESS का जो स्पेसिफिक टारगेट है वो है 47 गीगावाट का बाई 2032, मतलब 47 गीगावाट की हमें बैटरी एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी जनरेट करनी है कंट्रीज़ में, अपनी कंट्री में। गवर्नमेंट सपोर्ट देती है, वाइबल गैप फंडिंग, मतलब आप प्लांट लगाइए, अगर आपका रिटर्न नहीं मिला आपको तो गवर्नमेंट उसकी भरपाई करेगी। इंटर स्टेट ट्रांसमिशन चार्ज वेवर, ठीक है, ट्रांसमिशन चार्जेस जो होते हैं रिन्यूएबल एनर्जी पर, उसको छोड़ दिया जाता है, घटा दिया जाता है। फाइनेंशियल हिंड्रेंसेस, चैलेंजेस हिंड्रेंसेस क्या है BESS के अडोप्शन में? सबसे पहला फाइनेंशियल, पैसा नहीं है। टेक्निकल, टेक्नोलॉजी हमें नहीं पता, अच्छी बैटरीज कैसे बनाएं। पॉलिसी रिलेटेड, पॉलिसी लेट बनती है, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन स्लो होता है। रिकमेंडेशन क्या है कि इनोवेशन पर फोकस करिए, इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाइए, और इंडिजिनाइजेशन ऑफ बैटरी टेक्नोलॉजी। कोलैबोरेट कर सकते हैं पब्लिक प्राइवेट एंड फिलांथ्रोपिक अलायंसेस में, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होगा। अब देखिए अगला आर्टिकल डिस्कस करता है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में। ये है वेस्ट एशिया क्राइसिस कुड डिले IMEC सेज MEA ऑफिशियल। अब देखिए वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस चल रही है ना, जैसे इसराइल और गाजा के बीच में प्रॉब्लम है, ठीक है, सीरिया, ईरान, इन सब के रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम है, तो वेस्ट एशिया में जो प्रॉब्लम है ये IMEC को डिले कर सकती है। इंडिया का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है IMEC, उसको डिले कर सकती है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं IMEC के बारे में। अब देखिए IMEC जैसा कि नाम स्टैंड करता है, इट इज़ ए प्रोजेक्ट टू एस्टैब्लिश ट्रांसफॉर्मेटिव मल्टी मॉडल इकोनॉमिक कॉरिडोर एनहांसिंग कैपेसिटी एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बिटवीन इंडिया, मिडिल ईस्ट एंड यूरोप, ठीक है, इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप, इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप, इसके बीच में कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए ये IMEC प्रोजेक्ट इंडिया ने लॉन्च किया है, ठीक है। अभी इंडिया के पास यूरोप में जाने के लिए रास्ता क्या है? यूरोप में जाने के लिए इंडिया के पास देखिए ये रास्ता है, यहाँ से चलेंगे पोर्ट से, आप यहाँ से आइए, ऐसे जाइए, सुएज कैनाल को लीजिए और ऐसे जाइए, ठीक है। अदरवाइज़ अफ्रीका को सर्कमवेंट करते हुए आप फिर जाइए, ठीक है। दूसरी बात कि हम अफ़गानिस्तान के थ्रू भी जा सकते हैं ईजिली, लेकिन अफ़गानिस्तान के थ्रू जाने में प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान एक होस्टाइल कंट्री है। तो इंडिया ने एक सेफ रूट अपनाया है कि ये IMEC, इंडिया से आप जाइए UAE से सऊदी अरेबिया, फिर ये कंट्री से कनेक्ट करते करते पूरे यूरोप को आप कनेक्ट कर सकते हो। इसमें देखिए 2 कॉरिडोर हैं, एक तो ईस्टर्न कॉरिडोर है जो कनेक्ट करता है इंडिया टू अरेबियन गल्फ, ये ईस्टर्न कॉरिडोर है, ठीक है। एक नदर्न कॉरिडोर है, ये नदर्न कॉरिडोर है, ये कनेक्ट करता है यूरोप को वाया नेटवर्क ऑफ रेल रोड, ठीक है, थ्रू सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजराइल एंड इटली और ग्रीस में ख़त्म होता है जाके। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स कौन से हैं? सारे, पोर्ट, रेल, रोड, ठीक है, हाईवेज, एनर्जी पाइपलाइंस, हाई स्पीड डेटा केबल्स, सिर्फ रोड ही नहीं है, ठीक है, देखिए डेटा केबल्स भी है, क्लीन एनर्जी एंड डिजिटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, कैसे कि हम एक पावर ग्रिड बना देंगे यहाँ से यहाँ तक, अंडरग्राउंड केबल से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, फिर यहाँ से ओवरग्राउंड होगा। तो हम इंडिया में जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस हमने लॉन्च किया है और बड़े बड़े सोलर पार्क्स हैं इंडिया में, वहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी जो एक्स्ट्रा है उसको हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इवन इसको और कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे अफ्रीका में सोलर एनर्जी का बहुत पोटेंशियल है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तो वो ग्लोबली यहाँ से ट्रांसफ़र की जा सकती है। फिर फाइनेंशियल एंड डिजिटल नेटवर्क्स भी एस्टैब्लिश किए गए हैं। एफिशिएंसी गेन क्या होगा देखिए इससे, कि ट्रांजिट टाइम जो है लगभग 40% से कम हो जाएगा। अभी हम जो ट्रैवल करते हैं वो इस रूट से करते हैं, तो अब ये रूट इसके मुकाबले छोटा है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है इस रूट में कि नेवल पायरेसी बहुत होती है, मतलब मेरी टाइम पायरेसी बहुत होती है। सोमालिया जैसे कंट्री हैं वहाँ पर पायरेट्स बहुत हैं, तो उसकी वजह से खासा दिक्कत आती है। तो इससे ट्रांजिट टाइम भी 40% से कम हो जाएगा और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी 30% से कम हो जाएगी। पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ कौन से हैं? ये सब। सिग्निफिकेंस क्या है? ऑब्वियसली इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, स्ट्रेटेजिक लेवरेज इंडिया का बढ़ेगा। अब इंडिया का जो बेल्ट एंड रोड, चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको भी हम काउंटर कर पाएंगे। फिर अगला आर्टिकल बात करता है IIAS के बारे में। देखिए पेज नंबर 6 पर पब्लिश हुआ है, इंडिया सेट टू अज्यूम प्रेसिडेंसी ऑफ IIAS, एक ग्लोबल फेडरेशन। प्रीलिम्स के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि IIAS क्या है। ये है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज। ये ग्लोबल फेडरेशन है जो साइंटिफिक रिसर्च इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कैरी आउट करती है। मेंबर्स क्या हैं याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये जान लीजिए कि ये मल्टी मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें कंट्रीज़, नेशनल सेक्शंस लाइक NGOs एंड एकेडमिक रिसर्च सेंटर्स भी शामिल हैं। तो मतलब ये सिर्फ एक गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, ये गवर्नमेंट बॉडी UN के साथ एफिलिएटेड नहीं है, मतलब इट इज़ नॉट ए UN बॉडी।
और बस ये लेकिन कोलैबोरेट करती है क्लोजली विद यूएन ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैटर्स। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के लिए? एक तो ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलेगा, इंडिया की लीडरशिप इन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में हम साबित कर पाएंगे। दूसरा है सॉफ्ट पावर इससे बढ़ती है। तीसरा है पॉलिसी के ऊपर इससे इन्फ्लुएंस होगा, बिकॉज इंडिया इट प्रोवाइड्स इंडिया ए प्लेटफॉर्म टू सेव फ्यूचर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिसर्च एंड रिफॉर्म्स इंटरनेशनली। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं कल।